Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the sulfonamides. D-Pharm सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट यूनिट का लास्ट यूनिट है जो वो आपकी कीमोथेरेपी है कि जो ड्रग जो कि हम डिफरेंट टाइप के इंट्रैक्शन में एंटी बैक्टीरियल या एंटी मैक्रोबियल है। तो एंटी मैक्रोबियल और एंटीबायोटिक में डिफरेंस भी होता है, तो मैं पहले एक ये चीज़ क्लियर करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। व्हाट इज़ द एंटी मैक्रोबियल एजेंट्स एंड व्हाट इज़ द एंटीबायोटिक एजेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। एंटी मैक्रोबियल एजेंट्स आर दोज एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड किल द माइक्रोब्स, ठीक है, एंड दैट ओरिजिन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स, यानी कि वो एजेंट्स जो में सिंथेटिक सोर्स से ओरिजिनेट हुए हैं, सिंथेटिकली हमने केमिकली लैब में उसे ओरिजिनेट किया है और जो डिफरेंट माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, तो वो क्या है, एंटी मैक्रोबियल एजेंट्स। लेकिन एंटीबायोटिक्स आर दोज एजेंट दैट ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑब्टेन किए जा रहे हैं, एंड दीज एजेंट्स किल द other micro organism and prevent and inhibit the growth of other microorganisms। सिंपली ये है कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं, डिफरेंट अदर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के से मिलती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑप्टेन होती हैं एंटीबायोटिक, और अदर उसके अलावा जो दूसरी माइक्रोब्स हैं उनको ये किल करती हैं या उसके ग्रोथ को रोक देती हैं। तो एंटीबायोटिक और एंटी मैक्रोबियल डिफरेंस क्या है। एंटी मैक्रोबियल जितने भी होंगे हम लैब में सिंथेटिकली डेवलप करते हैं, और एंटीबायोटिक जितनी भी होंगी वो आपकी बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और डिफरेंस ये बता दूं मैं, एंटी मैक्रोबियल एजेंट्स जो हैं उसमें एंटीबायोटिक तो आ सकती हैं, लेकिन ये हो जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक के अंदर एंटी मैक्रोबियल एजेंट नहीं आ सकते हैं। चाहे तो एंटी मैक्रोबियल एक तरह से क्या हुआ, एंटी मैक्रोबियल एजेंट का सोर्स सिंथेटिक भी हो सकता है, यानी कि लैब से ओरिजिनेट भी हो सकते हैं डिफरेंट केमिकल से बना के, और साथ में हम डिफरेंट जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उससे भी ऑप्टेन कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक ओनली ऑप्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये डिफरेंस हो गया। तो अब हम सल्फोनामाइड पढ़ेंगे। सल्फोनामाइड बेसिकली क्या है, आपका एंटी मैक्रोबियल एजेंट है, इट इज डेवलप इन द लैब बाय द सिंथेटिक केमिकल्स, ठीक है। तो सल्फोनामाइड वर द फर्स्ट एंटी मैक्रोबियल एजेंट्स। पहला जो एंटी मैक्रोबियल एजेंट जो यूज़ किया गया था या इन्वेंटेड हुआ था वो क्या था, सल्फोनामाइड थे। इफेक्टिव अगेंस्ट पैरोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेनली बहुत इफेक्टिव होते हैं पैरोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पैरोजेनिक मतलब पायोजेनिक की बात हो रही है, पैरोजेनिक नहीं। पायोजेनिक मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया जो पस फॉर्म करते हैं, जो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट में ये बहुत अच्छे इफेक्टिव रहते हैं। और जैसे आपने देखा भी होगा शायद, मुझे तो पहले याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो सेप्ट्रॉन काफ़ी यूज़ होती थी। सेप्ट्रॉन जो गोली आती थी बहुत यूज़ होती थी अगर हमको फोड़ा फुंसी निकलाते थे तो जो फुंसियों के टाइम में फंस पड़ जाता था उसमें सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव क्या था, सेप्ट्रॉन। सेप्ट्रॉन भी बहुत यूज, सेप्ट्रॉन एक तरह से सल्फोनामाइड टाइप का के डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं उसमें, वो यूज़ करते थे। तो ये मेनली क्या, सल्फोनामाइड जो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट बहुत अच्छा इफेक्टिव रहती है। लार्ज नंबर ऑफ सल्फोनामाइड आर प्रोड्यूस एंड यूज एक्सटेंसिवली इन द सब्सिक्वेंट ईयर, but because of the rapid emergency of bacterial resistance and availability of many safer and more effective antibiotics, their currently utility is limited, expected in the combination trimethophanes and pyrimethamines। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ सल्फोनामाइड डेवलप किए गए, प्रोड्यूस किए गए और उनका बहुत यूज़ हुआ, लेकिन अभी क्या है कि जो बैक्टीरिया थे वो रेजिस्टेंट गन करने लगे थे सल्फोनामाइड के अगेंस्ट में, तो इसलिए, और साथ में हमने बहुत सारी नई एंटीबायोटिक डेवलप कर ली जो उसके सल्फोनामाइड की कंपेयर में सेफ़ हैं, तो इसलिए इनका यूज़ अब कम हो गया। क्यों? क्योंकि सल्फोनामाइड से कुछ साइड इफ़ेक्ट थे, इसके कंपेयर में जो एंटीबायोटिक नहीं डेवलप हुई वो उनके साइड इफ़ेक्ट कम है, तो उसको ओवरकम कर लिया। साथ में क्या था कि इस सल्फोनामाइड के साथ में बहुत से बैक्टीरिया रजिस्टेंट कर गए, बहुत से बैक्टीरिया पे ये काम जो पहले असर करती थी अब वो असर नहीं कर रही है, तो रेजिस्टेंट होने की वजह से इनका यूज़ अब बहुत कम रह गया है। बेसिकली इनके दो कॉम्बिनेशन जो आजकल अभी भी यूज़ हो रहे हैं, क्वाट्रीमेक्साजोल जो ट्राइमेथामिसिन की मानी जाती है, जो सल्फोनामाइड कंपाउंड के साथ ट्राइमेथामिन मिक्स किया जाता है, वो डोज होती है क्वाट्रीमेक्साजोल, ये आज भी यूज़ हो रहा है। साथ में प्राइमेथामिन, यानी कि जो सल्फोनामाइड कंपाउंड से प्राइमेथामिन बनी जाती है, तो ये जो का कॉम्बिनेशन होता है ये मलेरिया में यूज़ होता है, ये भी आजकल यूज़ हो रहा है। तो ये दो ड्रग मिक्सली यूज़ हो रही हैं, ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ हो रही हैं, लेकिन बाकी ड्रग हैं
वो रेयरली रह गई हैं। अब इतना ज़्यादा इनका यूज़ नहीं था जो पहले था, अभी है यूज़ लेकिन इतना नहीं है जितना पहले था। क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन इसका किया गया है एक्टिंग मतलब कितने देर टाइम तक उनके एक्शन देता है। जो शॉर्ट एक्टिंग है 4 to 8 आवर तक एक्शन देंगी वो सल्फाडाइजिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग है कुछ टाइम तक एक्शन देती हैं, वो 8 से 12 घंटे देंगी, वो सल्फा मिथॉक्साजोल्स। लॉन्ग एक्टिंग है काफ़ी टाइम तक देती हैं, सल्फाडॉक्सिन्स, सल्फा मेथोपैराजीन्स। और स्पेशल पर्पस के लिए सल्फोनामाइड बनाई गई है, सल्फासिटामाइड, मेफिनामाइड, सिल्वर सल्फाडायाजीन और सल्फासेलाजीन। सिल्वर सल्फाडायाजीन के लिए बर्निंग के लिए यूज़ करती है। सल्फासेलाजीन मैंने आपको बढ़ा चुका हूँ, जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस यूज़ करते हैं। तो ये स्पेशल टाइप की डेवलप किए गए थे। अब बात करते हैं बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की, ये किस बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। सल्फोनामाइड प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स एंड मैनी ग्राम अगेंस्ट मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सल्फोनामाइड मिली क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक देते हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो। हाउएवर बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन में बी अटेन इन यूरिन, लेकिन यूरिन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन का ऐसा काम भी करने लगता है। तो एक तरह से क्या हुआ, ये एक तरह से यूटीआई में यूज़ कर सकते हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, और बात करें तो एनारोबिक बैक्टीरिया आर नॉट ससेप्टेबल। एनारोबिक जो बैक्टीरिया हैं जिसमें इन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती अपनी ग्रोथ करने के लिए, उसके अगेंस्ट में ये इतना इफेक्टिव नहीं है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो क्या होता है, सल्फोनामाइड बीइंग ए स्ट्रक्चर एनालॉगस टू पावा। पावा मतलब पैरा, पी फॉर पैरा, ए फॉर अमीनो, बी फॉर बेंजोइक, ए फॉर एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड्स। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के जैसा ही क्या होता है सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करते थे, इनहिबिट कर देते हैं बैक्टीरियल फोलेट सिंथेटेस एंजाइम के लिए। तो पावा जो इस एंजाइम से इंटरेक्ट होता था, तो पावा नाम होगा क्या, सल्फोनामाइड इंटरेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। जिस रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है, फोलिक एसिड इज नॉट फॉर्म एंड नंबर ऑफ द एसेंशियल मेटाबैक्टीरियाज आर सफ़र, जिसकी वजह से फोलिक एसिड नहीं बन पाएगा। और फोलिक एसिड की जो रिक्वायर्ड था डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए या ग्रोथ के लिए, उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड था, वो सभी रिएक्शन क्या होती सप्रेस हो जाएंगी। तो बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन सप्रेस होंगी, साथ में इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन इस तरह से प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन सेल आल्सो रिक्वायर है फोलिक एसिड, ह्यूमन सेल को भी रिक्वायर्ड होता है फोलिक एसिड की, बट दे यूटिलाइज परफॉर्म्ड फोलिक एसिड सप्लाई इन द डाइट एंड आर अफेक्टेड बाई सल्फोनामाइड। मेनली हम लोग जो फूड से ऑप्टेन करते हैं, इसको सिंथेसिस नहीं करते हैं। अब हम सीधे सीधे फूड से ऑप्टेन कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी हमारे बॉडी में ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा सल्फोनामाइड। ठीक है। एडीएमए की बात करें तो सल्फोनामाइड रैपिडली और नियरली कम्प्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईडी से एब्जॉर्ब हो जाता है। द फ्री फॉर्म ऑफ सल्फाडाइजिन अटेन द सेम कंसंट्रेशन इन सीएसएफ एंड प्लाज्मा, और ये आसानी से प्लाज्मा में और सीएसएफ का यानी कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेता है। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ में भी पहुंच जाता है। दे क्रॉस प्लेसेंटा फ्रीली एंड इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, यानी प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम इन द प्रेगनेंसी कंडीशन में इसको ना देंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस कर लेता है और मेटाबोलाइज का लिवर में होगा और एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन हो जाता है। रजिस्टेंट टू सल्फोनामाइड की बात करें तो कुछ सल्फोनामाइड के अगेंस्ट में बैक्टीरिया रजिस्टेंट कैसे गेन कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप की कैपेबिलिटी होती है रजिस्टेंट गेन करने की। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर कैपेबल डेवलपिंग रजिस्टेंट टू सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड के अगेंस्ट रजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, जिससे सल्फोनामाइड का उन बैक्टीरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे करेंगे, पहला वो होता है प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ पावा। पावा के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। पावा का जब अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सभी पावा होते हैं वो आपके मतलब पैरामीनो बेंजोइक होते हैं, वो आपके ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, तो ज़्यादा एंजाइम के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो उनका एक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। दूसरा क्या है, देयर फोलेट सिंथेटेस एंजाइम्स हैज ए लो एफिनिटी फॉर सल्फोनामाइड। इस तरह से फोलेट सिंथेटेस एंजाइम बनाते हैं जिसके साथ में सल्फोनामाइड मॉलिक्यूल होता है वो बाइंड नहीं हो पाता है। ये कंडीशन भी होती है रजिस्टेंट के लिए। और थर्ड इज़ द एडप्ट द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फोलेट मेटाबॉलिज्म। फोलेट मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे है उसको कुछ चेंजिंग कर लेते हैं, जिसके कारण सल्फोनामाइड का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 3 मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू ये रजिस्टेंट गेन कर लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, ये तो कॉमन रहते हैं साइड इफेक्ट हैं। क्रिस्टल यूरिया मतलब क्या है कि जो आपके यूरिक एसिड, यूरिया मतलब यूरिया का जो यूरिया पोर्शन हमारे यूरिन से निकलता है वो आपका कंटिन्यू एक्यूमुलेट होने लगता है और इसके क्रिस्टल फॉर्म हो जाती हैं, क्रिस्टल यूरिया हो जाता है। हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस होने लगती हैं। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन मैंने आपको बताई, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, ये सब हो जाती हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स भी होने के चांसेस रहते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक
स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डर्माटाइटिस प्रॉब्लम कहते हैं इस तरह से, तो ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स भी होता है, क्योंकि जो सल्फोनामाइड होता है जब स्किन पे आ जाता है ज़्यादा क्वान्टिटी में, तो फोटोसेंसिटिव रिएक्शन की वजह से ये फोटोसेंसिटिव रिएक्शन हो जाती है। मतलब कि अगर सल्फोनामाइड हमारी स्किन पे डिपॉजिट हो जाए ज़्यादा अमाउंट में, तो जो सनलाइट से जो रेडिएशन आ रही है उससे रिएक्शन होने पे क्या होता है, ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जैसी इंग्लिश बन जाती है, ये स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है। हेपेटाइटिस है, हीमोलाइसिस है, और कैरिनियोट्रोनिस, मतलब क्या होता है, कैटेरियोस एक न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, न्यूनट्स होते हैं, उनमें होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उनमें भी अवॉइड करेंगे। ये कैटेरिस ये एक तरह से ब्रेन डिसऑर्डर होता है, ये मेनली जॉइंटिस के साथ में होता है, तो इसकी कंडीशन प्रेगनेंसी साथ में न्यूनेट्स में दोनों कंडीशन में हम सल्फोनाइड कंपाउंड को अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं, कंट्राइंडिकेटेड होती है। इंटरेक्शन की बात करें तो सल्फोनामाइड इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनोटाइन, टॉलबिटामाइड, बारफिन एंड एनहांस द रिएक्शन। सल्फोनामाइड क्या करते हैं, फिनोटाइन की, टॉलबिटामाइड की, बारफिन की मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देंगे। जब इनका मेटाबॉलिज्म ब्लॉक हो जाएगा, मेटाबॉलाइज नहीं होंगे, तो एक्टिव फॉर्म में बॉडी में ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से इनका एक्शन बढ़ जाता है, एनहांस देयर एक्शन, ये इनके एक्शन को बढ़ा देते हैं। दे डिप्लेस द मेथोट्रेक्सेट फ्रॉम द बाइंडिंग साइड एंड डिक्रीज इट्स सीनल एक्सक्रीशंस। ये क्या करेंगे, मेथोट्रेक्सेट जो हम कैंसर में तक यूज़ करते हैं और साथ में हम रिमेटॉइड डिसऑर्डर में भी यूज़ करते हैं, तो जो मेथोट्रेक्सेट है इसकी जो बाइंडिंग साइड डिफरेंट प्रोटीन से जो बाइंड हो रही थी उसको बाइंडिंग साइड से डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे फ्री फॉर्म में ये ब्लड में ज़्यादा अवेलेबल होने लगेगा, ज़्यादा फ्री अमाउंट में ब्लड में अवेलेबल होगा, उसके इफेक्ट बढ़ेंगे। साथ में ये क्या करता है, इसके रीनल एक्सक्रीशन को भी कम कर देता है, यानी कि बॉडी से बाहर भी निकल रहा है, साथ में फ्री फॉर्म में ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, सल्फोनामाइड के साथ में अगर मेथोट्रेक्सेट देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसकी डोज जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में पहुंच रही होती है। इस वजह से इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फोनामाइड के साथ में अगर मेथोट्रेक्सेट दी जाए। थर्ड इज़ द फिक्स डोज कॉम्बिनेशन सल्फोनामाइड एंड पेनिसिलिन आर बैन इन इंडिया। फिक्स डोज जो सल्फोनामाइड पेनिसिलिन का था वो इंडिया में बैन है। अब क्यों बैन है, क्योंकि इसके साथ में कोई इंट्रैक्शन होता होगा। बेसिकली जो सल्फोनामाइड पेनिसिलिन दोनों एक साथ देने पे हमारी जो गट फ्लोरा होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, और बैक्टीरिया किल होने की वजह से लूज मोशन जैसी कंडीशंस, डायरिया जैसी कंडीशन ईजी डेवलप हो जाती है, इसलिए सल्फोनामाइड पेनिसिलिन का कॉम्बिनेशन इंडिया के अंदर बैन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ की। सल्फोनामाइड का यूज़ क्या है इन क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैंने बताया था यूरिन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए कंसंट्रेशन ज़्यादा यूरिन के अंदर होगी तो एक्टिव फॉर्म में, तो ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जितने भी बैक्टीरिया उनको आसानी से किल कर सकता है, इसलिए इसे क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। इन फेरेंगाइटिस एंड गम इन्फेक्शन, जो हमारा फेरेंग पोर्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जस्ट हमारे गले के जस्ट फेरेंग्स, फिर लैरिंग्स से ऊपर वाला, गले के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो, और गम इन्फेक्शन, कोई गम का इन्फेक्शन हो गया, दोनों ही केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथाफिन्स एंड सल्फर मेथोक्साजोल, दो कॉम्बिनेशन होते हैं ट्राइमेथाफिन सल्फर मेथोक्साजोल, उसको बोलते हैं क्वाट्रीमेक्साजोल्स। और क्वाट्रीमेक्साजोल ये बहुत टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उनमें ये यूज़ किया जाता है। अलॉन्ग विद ट्राइमेथामीन, अगर ट्राइमेथामीन के साथ में हम सल्फोनामाइड को लें तो ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और टॉपिकली हम सिल्वर सल्फर डाइजीन होता है, सिल्वर के साथ में सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सल्फर डाइजीन, या फिर मैफिनाइड होता है, वो हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शन ऑफ बर्निंग सरफेस, जो बर्न हो जाता है, जल जाते हैं सरफेस, उन जली हुई सरफेस में इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए हम सिल्वर सल्फर डाइजीन या सिल्फर मैफिनामाइड का यूज़ करते हैं ऐसे ऑइंटमेंट। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंप्लीट सल्फोनामाइड। अब सल्फोनामाइड में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्वाट्रीमेक्साजोल्स, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है पहले टाइम से ही। क्वाट्रीमेक्साजोल्स, जिसको हम सेप्ट्रान के नाम से जानते हैं, यही कॉम्बिनेशन आता था क्वाट्रीमेक्साजोल में। क्वाट्रीमेक्साजोल का जो ब्रांड नेम आपने सुना होगा सेप्ट्रान, वो क्या है, क्वाट्रीमेक्साजोल ही है। द फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथाफिन एंड सल्फर मेथोक्साजोल इज कॉल्ड क्वाट्रीमेक्साजोल। एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है ट्राइमेथाफिन और सल्फर मेथोक्साजोल का, उसको क्या बोलते हैं, क्वाट्रीमेक्साजोल बोलते हैं। ट्राइमेथाफिन इज डाईअमीनो पैराडीन रिलेटेड एंटी मलेरियल ड्रग्स ट्राइमेथामीन विच इज सेलेक्टिवली इनहिबिट द बैक्टीरियल डाइहाइड्रोरेक्टेस एंजाइम्स। जो ट्राइमेथामीन है ये क्या है, एक तरह से डाईअमीनो पैराडीन रिलेटेड ड्रग है, जो एंटी मलेरियल ड्रग होती है उससे ऑप्टेन की जाती है, और ये इनहिबिट कैसे कर देता है, बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। अब मोड ऑफ एक्शन देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। सल्फर मेथोक्साजोल इनहिबिट द बैक्टीरिया फोलेट सिंथेटेस एंजाइम्स एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ
डाईहाइड्रोफोलिक एसिड फ्रॉम द पावा। देखिए ये जो पोर्शन था ऊपर वाला, इसमें ये जो काम करता है, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये जो पोर्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन जो हो रही है, ये किसकी वजह से? सल्फोनामाइड ये क्या है? पैरामीनो बेंजोइक एसिड से क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ फोलेट सिंथेटेस एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ फोलेट सिंथेटेस एंजाइम्स में किस में चेंज होता है? DHFA मतलब क्या? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में चेंज होता है। तो सल्फोनामाइड क्या करते हैं? इस कंपाउंड के साथ में इसको, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। इस एंजाइम को इनहिबिट होने, फोलेट सिंथेटेस को इनहिबिट होने की वजह से क्या होता है? ये पावा होता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में सिंथेसिस में चेंज नहीं होता है। अगर बाई चांस चेंज हो भी गया है या फिर चेंज हो गया है तो ये क्या करेगा? अब यहाँ तक प्रोसेस अगर चेंज हो गया हो तो आगे क्या होगा? ट्राइमेथाफिन क्या करेगी? डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड होता है वो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड होता है यही एक तरह क्या है? फोलिक एसिड है। तो ये फोलिक एसिड में चेंज नहीं होगा। देखो इस एक तरह क्या है, इसके जो 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 एक तरह से क्या है कि इसके जो फॉर्मेशन हो, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें एक तो यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं रिएक्शन को, यहाँ हम ब्रेक करते हैं। और रेजिस्टेंस भी अगर गेन भी हो गया तो ट्राइमेथाफिन इस एंजाइम को ब्रेक कर देगा, तभी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाएगा। पहले तो यहीं रुक जाएगा। अगर बाई चांस डाईहाइड्रोफोलिक एसिड फॉर्म हो नहीं लगा तो ही फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एंजाइम ट्राइमेथाफिन क्या करेगा? इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो यही इसकी मैकेनिकल एक्शन है। तो क्या है? सल्फामेथोक्साइलेज इनहिबिट द बैक्टीरियोफोलिक सिंथेसिस एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड पावा से नहीं हो पाता, DHFA यानी कि नहीं बन पाएगा। और साथ में ट्राइमेथाफिन क्या करते हैं? ट्राइमेथाफिन इनहिबिट द बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं हो पाता, THFA बन नहीं पाएगा। कहाँ से? फ्रॉम DHFA एंड डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। दिस रिजल्ट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ अफेक्टेड होती है, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन अफेक्टेड होगी, साथ में इसमें डिवीजन नहीं हो पाएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन और लास्ट डोज में बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ट्राइमेथाफिन ये कंपाउंड जो है वो 50,000 टाइम्स मोर एक्टिव है अगेंस्ट बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलेटेस देन अगेंस्ट इन द मेमल एंजाइम। जो मैमल्स में एंजाइम्स होते हैं डाईहाइड्रोफोलेटेस, उसकी कंपेयर में ट्राइमेथाफिन होता है वो आपका मोर एक्टिव है बैक्टीरियल के लिए। मतलब जो हम एफिनिटी की बात करें तो 50,000 टाइम्स एफिनिटी वो बैक्टीरियल एंजाइम के लिए एज़ कम्पेयर टू द मैमलियन एंजाइम, यानी मैमल्स के जो अंदर एंजाइम होता है उसकी कंपेयर में इसकी ज़्यादा एफिनिटी किसके साथ में है? बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेस के साथ में है। अगर हम सिनर्जिन मैंने आपको पढ़ाया था, सिनर्जिन मतलब दो ड्रग एक साथ मिले तो उनका एक्शन बढ़ जाना, दो ड्रग एक साथ दे तो उनका एक्शन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना। तो यही है ऑप्टिमल सिनर्जिन। मतलब क्या है? जो हम दोनों सल्फामेथासोजोल को और ट्राइमेथाफिन को ऐड कर रहे थे, तो ये मोस्ट इन केस ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट एज द कंसंट्रेशन जो रखी जाती है फिक्स्ड, उस कॉम्बिनेशन जो बनता है उसमें 20 रेशियो क्या होता है? सल्फामेथासोजोल का होता है, और 1 रेशियो क्या होता है? ट्राइमेथाफिन का होता है। जो हमारे क्वार्टरमेथासोजोल बनता है उसमें रेशियो याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और क्या बनेगा? सल्फामेथासोजोल कितना है? 20 रेशियो, और ट्राइमेथाफिन क्या है? 1 रेशियो, यानी 20 रेशियो 1 रेशियो 20:1 रेशियो के बीच में ये कॉम्बिनेशन रखा जाता है, जो बहुत इफेक्टिव होता है अगेंस्ट मोस्टली ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन में। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट नोसिया, वोमिटिंग, स्टोमेटाइटिस मतलब स्टमक में इन्फ्लामेशंस, हेडेक, रैसेस आर यूजुअल मैनिफेस्टेशन, मतलब वो तो कॉमन है। और फोलेट डिफिशिएंसी, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, इज इनफ्रिक्वेंट हो सकता है किसी को अगर इन द पेशेंट विद मार्जिनल फोलेट, किसी के अंदर पहले से ही फोलेट यानी फोलिक एसिड एंड विटामिन B9 की डिफिशिएंसी है, उस कंडीशन में उसको ज़रूर फोलेट डिफिशिएंसी हो सकती है, यानी मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया मैं आपको बता चुका हूँ। तो जिसके अंदर पहले ही विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी है तो उसको चांसेस हैं फोलेट डिफिशिएंसी के लिए। अब आपको पता हुआ प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में, प्रेगनेंसी के टाइम में विटामिन B9 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है, तो इसकी वजह से फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो कहीं इसी वजह से हम क्या करते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड को इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और साथ में ओल्ड एज पेशेंट को अवॉइड करते हैं। ओल्ड एज पेशेंट में भी फोलिक एसिड कम होता है और प्रेगनेंसी में ज़्यादा चाहिए होता है। उधर कम होता है ओल्ड एज में और प्रेगनेंसी में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई तो प्रेगनेंसी में हार्मफुल है, और ओल्ड एज में ऑलरेडी है ही नहीं, तो जो कमी बन रहा है
तो उस कंडीशन में ही इसे अवॉइड करेंगे। तो दोनों कंडीशन में क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ओल्ड एज पेशेंट्स। इंट्रैक्शन की बात करें तो डायरेक्टिक्स गिवन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैव प्रोड्यूस ए हायर इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर हम डायरेक्टिक्स को कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ देते हैं तो चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट्स का काउंट होता है हमारे बॉडी ब्लड में कम हो जाएगा, तो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द डायरेटिक्स जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में देंगे हायर कंसंट्रेशन में। तो ठीक है, तो इसलिए डायरेटिक्स को कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करता है यूज़ की। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कहाँ करते हैं? ऑल टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हमारी फेरेंक्स में हो गया है, लैरिंक्स में हो गया है, उस सब में यूज़ करते हैं। बैक्टीरियल डायरिया, डिसेंट्री, बैक्टीरिया कारण का डायरिया है हुआ है, डिसेंट्री हुई, उन दोनों केसेस में यूज़ करते हैं। इन सीवियर न्यूमोनिया, इन न्यूट्रोपीनिया और एड्स पेशेंट, जिस पेशेंट के अंदर न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम होता है, उसको निमोनिया हो गई हो, तो उस कंडीशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। और एड्स के पेशेंट उन्हें निमोनिया हुआ है, तो उन दोनों की कंडीशन में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ करते हैं। टाइफाइड कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। साथ में ये आपका कैंक्रोइड डिसऑर्डर होता है, ये एक तरह से STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ होती है, जो जेनिटल ऑर्गन्स में कुछ रैसेस या इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं कैंक्राइड्स। तो इस डिसऑर्डर में भी ये काम करता है। इसके ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं जिससे कि वो इन्फ्लामेशन जो जेनिटल ऑर्गन में हुआ है वो आपका हील हो जाता है। ठीक है, तो ये उसके यूज़ हुए। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ओवरऑल की एक तरह से सल्फोनामाइड। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, अगर तक आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डॉग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।